सबसे पहले तो हमारे बीच उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर उच्च शिक्षा मंत्री माननीय श्री योगेंद्र उपाध्याय जी मौजूद हैं। जोरदार तालियों के साथ और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप स्वागत कीजिए। शिक्षा की बात होने जा रही है और सौभाग्य की बात है कि आप आज जी भारत के इस मंच पर हैं और सौभाग्य की बात मेरे लिए भी कि मैं अपने पसंदीदा विषय शिक्षा पर बात करने जा रहा हूं। शिक्षा जो वैचारिक क्रांति की सतत पुकार है, शिक्षा जो दरिद्रता को मिटाने का हथियार है, शिक्षा जो चरित्र को गढ़ने का करार है और शिक्षा जो राष्ट्रीय अस्तित्व का आधार है। और ऐसे शिक्षा का जिम्मा आप उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में संभाल रहे हैं। सबसे पहले तो ये एक अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन इसी के साथ सबसे बड़ा सवाल यही और सबसे बड़ी बात यही कि वो उत्तर प्रदेश जहां की शिक्षा और शिक्षा की छवि उतनी अच्छी नहीं थी, फ्रेंकली स्पीकिंग, और बिल्कुल एकदम खरा खरा बोलूंगा सर, लेकिन उत्तर प्रदेश से पढ़ने वाले बच्चे जब दूसरे राज्यों में जाते हैं तो उनकी इमेज और उनकी छवि उतनी अच्छी नहीं थी। क्या आपको लगता है कि आपके आने से कोई बदलाव हुआ? क्या आपको लगता है कि योगी सरकार में आपके मिनिस्टर बनने से कोई बदलाव हुआ? आपने क्या किया? सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने उत्तर प्रदेश के बदलते हुए परिवेश शिक्षा में ये जानने के लिए मुझे आमंत्रित किया। जी, जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, शिक्षा और चिकित्सा यानी पढ़ाई और दवाई मानव जीवन के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है। और मुझे मेरी पार्टी ने, मेरे नेता ने शिक्षा का दायित्व दिया है, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उत्तर प्रदेश में जैसा आपने कहा कि शिक्षा के बारे में बड़ा हिकारत से देखा जाता था पूरे देश में। जी, क्यों? किसी भी प्रदेश या देश के निवासियों का इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता कि यदि कोई राजनीतिक दल उनसे ये कहे कि आप मुझे वोट दीजिए, हम आपको नकल का अधिकार देंगे। और उत्तर प्रदेश में ऐसा बरसों तक चलता रहा। वो लोग सत्तासीन होते रहे जो ये स्लोगन देते थे और नौजवानों को दिग्भ्रमित करते थे। अब इस अधिकार ने कितना पटवारा किया होगा, कितना बंटाढार किया होगा एजुकेशन का, ये आप समझते हैं। जी, लेकिन योगी जी की सरकार आई, योगी 1 में इसमें दुरुस्तगी की गई, यानी व्यवस्था को पटरी पर लाया गया। और योगी 2 में उस पटरी पर विकास के लिए तेजी से दौड़ रही है उत्तर प्रदेश की शिक्षा, और एक सुधार, आशातीत सुधार हुआ है। उदाहरण के तौर पर यदि मैं कहूँ कि इस योगी जी की सरकार से पहले एक भी उत्तर प्रदेश का विश्वविद्यालय, ग्रेडिंग होती है जो इसकी विश्वविद्यालयों की, जी, उसमें B+ में एक आध रहा हो नहीं, B+ में भी नहीं था। नेक की आप बात कर रहे हैं? नेक रैंकिंग, UGC ग्रेडिंग, इंटरनेशनल ग्रेडिंग, एशिया ग्रेडिंग, तो नेक रैंकिंग में B+ भी नहीं था। आज 2 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के 6 विश्वविद्यालय, सरकारी विश्वविद्यालय A++ रैंकिंग में आ चुके हैं, 4 A+ रैंकिंग में आ चुके हैं, ये ग्रेड प्राप्त कर चुके हैं। 3 विश्वविद्यालय UGC की ग्रेड 1 पा चुके हैं। और निजी विश्वविद्यालय की बात करें तो 4 विश्वविद्यालय A++ और 4 A+। बहुत बढ़िया, ये तालियां ग्रेड बजनी मिला चाहिए है। इन उपलब्धियों के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इन उपलब्धियों के लिए। जो उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय पहले 500वें नंबर में कहीं रैंक नहीं थी, आज 2 विश्वविद्यालय, एक 94वीं और 97वीं रैंक में आ चुका है। बहुत खूबसूरत। यह शिक्षा का बढ़ता हुआ स्तर, उनके शिक्षण संस्थाओं का बढ़ता हुआ स्तर, और जब यह बढ़ता है तो फिर छात्र छात्राएं आकर्षित भी होते हैं। उदाहरण के तौर पर लखनऊ विश्वविद्यालय जब तक ग्रेडिंग प्राप्त नहीं था, एक उदाहरण बताऊंगा, बाकी तो बड़े हैं, वहाँ 80 विदेशी छात्र पढ़ते थे। जी, आज लगभग 1000 विदेशी छात्र पढ़ने आते हैं इस ग्रेडिंग को देखकर। अब उत्तर प्रदेश धीरे धीरे हब बनता जा रहा है। हाँ, अभी तो ये स्तर आपने सुधार पेपर है। लीक का जिक्र किया। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा हुई, बगैर पेपर लीक के हो गई। इसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर आपकी सरकार ने प्रदर्शित किया। पर मेरा आपसे सवाल ये कि ये उपलब्धि क्यों है? इज इट अचीवमेंट? मुझे लगता है कि ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। हाँ, पेपर लीक ना होना ये कोई उपलब्धि थोड़ी है।
मान लीजिए ये बोतल खाली है, हाँ, इसको आधा भर दिया जाए तो ये उपलब्धि होगी। पहले उत्तर प्रदेश के अंदर संगठित रूप से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करके पेपर लीक होता था और इनकम धंधा बना लिया गया था। अब उसको समाप्त करना, तोड़ना, ये उपलब्धि माना जाएगा। तो अब हम कहते हैं कि उसमें आधा पानी भर गया, इट इज़ उपलब्धि। उत्तर प्रदेश में मैं अपनी डिपार्टमेंट की बात करूं, आपने पुलिस की बात करी जी, पहले पेपर लीक होने की घटनाएं आम होती थी। मेरे कार्यकाल में भी जी, जैसे ही मैंने 3-4 महीने में एक पेपर लीक हुआ, मैंने सिस्टम को समझा, उसे टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया कि इसका वितरण टेक्नोलॉजी से जुड़े, क्योंकि वितरण के समय ही लीक होने की संभावनाएं होती हैं। आज जब से मैं हूं उसके बाद से उच्च शिक्षा में, माध्यमिक शिक्षा में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। बहुत बढ़िया। और ऐसे ही बीएड की परीक्षाएं, एंट्रेंस परीक्षाएं जो होती थी जी, उसमें पेपर लीक होना, नकल होना, कभी किसी और परीक्षार्थी का बैठ जाना या कॉपी लेके घर जाके परीक्षा हल कराना, सॉल्व कराना, ये चलता था। आज इतना पारदर्शी और शुचितापूर्ण बीएड की एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है, उसी तर्ज पर ये पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है। अब कोई नकल नहीं कर सकता, कोई फर्जी छात्र नहीं बैठ सकता, कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता। तो ये उपलब्धि है सरकार की। हालांकि ये उपलब्धि से ज़्यादा आने वाले समय में ज़रूरत बन जानी चाहिए और आगे ऐसा न हो, यही अपेक्षा हम भी रखते हैं। आपने ये भी अक्सर कहा है, अक्सर मैंने आपको मंचों से कहते हुए सुना कि शिक्षा मंत्री के लिए शिक्षा क्या है? शिक्षा वो जो युवा को संस्कृति से, तकनीक से और रोजगार से जोड़ सके। अब ठीक है, संस्कृति से तो बीजेपी बहुत सारी चीज़ों को जोड़ ही लेती है, लेकिन क्या आपको लगता है कि युवा पीढ़ी की शिक्षा को आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से जोड़ने में सफल रहे? क्या आपका डिपार्टमेंट इसमें सफल रहा? तकनीक के बाद हम संस्कृति पर भी आएंगे और रोजगार पर भी आएंगे। देखिए, ऐसा है कि स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा के बारे में कहा है, शिक्षा वो जो नैतिकता दे सके, शिक्षा वो जो ज्ञान विज्ञान दे सके, और शिक्षा वो जो स्वावलंबी बना सके। वाह। ये 3 बिंदु अपने स्वामी विवेकानंद जी ने कहे हैं शिक्षा के बारे में। इसी आधार पर NEP 2020 बनी है। शिक्षा को संस्कार से जोड़ना, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना, शिक्षा को तकनीक से जोड़ना। संस्कार से जोड़ने वाली बात तो पहले कुसंस्कार से कैसे जोड़ी जाती थी वो आपको समझा दूं, तब संस्कार से जोड़ी जाए। जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा। झूठ बोलने का संस्कार बच्चे को दिया जा रहा है, जबकि हमारे यहाँ सत्यवादी हरिश्चंद्र, धर्मराज, युधिष्ठिर, उन्हें जाने कितने लोग हैं जिन्होंने सत्य बोलना, और सत्य बोलना क्यों आवश्यक है ये बताया जाना चाहिए कि जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाई नो पापा, ओपन द माउथ हा हा हा। इन्हें मखौल उड़ाना अपने माता पिता का, यह संस्कार दिया जा रहा है बच्चों को। जी फॉर जेंटलमैन, आप अपने ऊपर मत लेना मेरी बात को। जेंटलमैन, जी फॉर जेंटलमैन, दिखाया बगल में टाई वाई सूट बूट पहन के, हेड पहन के व्यक्ति है, दिस इज जेंटलमैन। छोटे बच्चे ने सोचा जेंटलमैन तो ऐसा होना चाहिए जी। वो घर गया, उसने अपने बाबा को धोती कुर्ते गमछा बगल में डाले, देखा, ओह ही इज नॉट जेंटलमैन। ये छाप दी गई। कौन सा संस्कार दे रहे थे हम शिक्षा से? इस सब को मिटाया है। गा से गधा नहीं, गा से गणेश पढ़ना सिखाया है। ये है संस्कार। ठीक है, संस्कृति और अब संस्कार तकनीक की बात आपने की, हाँ, कि तकनीक से कैसे जोड़ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में जितने छात्रों के पास टैबलेट और मोबाइल दिए गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार, योगी जी की सरकार द्वारा जी, वो शायद पूरे देश में कहीं नहीं दिया गया होगा। और एक तकनीक है ये, कर लो दुनिया मुट्ठी में। आज वहाँ से पहले हम पढ़ते थे तो ये चैप्टर फलाने ऑथर में अच्छा है, ढूंढते थे उसकी किताब, या किसी से मांगते थे, फलाना चैप्टर उस ऑथर ने अच्छा लिखा है वो मांगते थे। आज जिस ऑथर को पढ़ना है उसमें पढ़िए। तकनीक से जोड़ा है शिक्षा को, टेक्नोलॉजी से जोड़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान विज्ञान दोनों बढ़ रहे हैं, संस्कार भी बढ़ रहे हैं।
टेक्नोलॉजी की बात की थी, संस्कृति पर भी आप आए। संस्कृति और संस्कार की अगर बात की जाए तो फिर आपने भी कहा कि सत्य बोलना जरूरी है। हमारी सनातन संस्कृति सत्य बोलना सिखाती है। बहुत सी इतिहास की किताबों में कितना सत्य है मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि अक्सर भारतीय जनता पार्टी को मुगल इतिहास जो है वो बहुत ज़्यादा दोषपूर्ण लगता है। यूपी सरकार में बतौर उच्च शिक्षा मंत्री बीए बीएससी करने वाले बच्चे हिंदी में भी पढ़ते हैं, इतिहास में भी पढ़ते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगती हैं कि गलत हैं। क्या इसमें कहीं कोई बदलाव, कोई सुधार आपकी ओर से किए गए? देखिए, हम किसी में खामी नहीं निकालते, हाँ, लेकिन जो खामी दिखाई जा रही है उस पर जरूर मन आहत होता है। आगरा का, मैं आगरा से आता हूँ, आगरा का उदाहरण दूँ। ये मुग़ल, ताजमहल मुग़ल, सिकंदरा मुग़ल, ठीक है, ये विवाद का विषय हो सकता। पीएन ओक ने लिखा है कि कौन कौन सी चीज़ मुग़लों ने नहीं बनाई, कब्जा करके अपना नाम दे दिया, उस विवाद में मैं नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन ये सब जानते हैं कि शिवाजी महाराज का भी इतिहास आगरा में रहा है। वो जो उनका एक चैप्टर था, आप सबको मालूम होगा कि किस तरीके से औरंगजेब की कैद से, औरंगजेब ने छल कपट से उन्हें कैद किया था। उस कैद से दुनिया की सबसे बड़ी ताकत उस समय औरंगजेब थी, और उसकी कैद से कैसे चतुराई से, यानी उनका बुद्धि की चातुर्य, कार्यकुशलता, कार्य योजना बनाने की क्षमता और उसको कार्यान्वयन कर ले जाने की विलक्षण प्रतिभा, एक बूंद खून टपके बिना उतनी बड़ी शक्ति की कैद से निकलकर अपने राजगढ़ पूना पहुंच जाना, ये कितना बड़ा चैप्टर इतिहास का है। और उसका एक स्मारक भी आगरा में नहीं है। ये क्यों नहीं बताया गया, ये क्यों नहीं पढ़ाया गया? यही क्यों पढ़ाया गया कि आक्रांता अकबर महान था? यही क्यों पढ़ाया गया कि औरंगजेब बड़ा था? ये क्यों नहीं बताया गया कि दुनिया को सबसे बड़ी ताकतों को चुनौती देने वाला मेरा राणा भी महान था, मेरा शिवा भी महान था, बहुत बढ़िया, चंद्रगुप्त महान था? ये क्यों नहीं पढ़ाया गया? जिसके राज्य को देखने चीन से, विदेश से यात्री आते थे, कैसा राज्य चला रहा है चंद्रगुप्त मौर्य, वो महान नहीं था? ये क्यों नहीं पढ़ाया गया? ये हमारी पीड़ा है और हम उसको दुरुस्त कर रहे हैं। दुरुस्त कर रहे हैं, बिल्कुल। चलिए अब थोड़े हमारे जो उत्तर प्रदेश के यहाँ पर छात्र बैठे हैं उनके भी सरोकार की बात कर लेते हैं। अभी पिछले दिनों एक सर्वेक्षण हुआ, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, और सर्वेक्षण में रिपोर्ट ये आई है कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर किन किन राज्यों में है। आपको शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश सबसे कम बेरोजगारी दर वाले टॉप 10 राज्यों की सूची में है, लेकिन 10वें नंबर पर। अच्छी बात है, लेकिन 10वें नंबर पर क्यों? सवाल तो ये भी हो सकता है कि पहले नंबर पर क्यों नहीं? आपका पड़ोसी मध्य प्रदेश नंबर 1 है। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 25 करोड़ से अधिक है और कई देश इससे छोटे हैं। अमेरिका जैसा देश भी इससे छोटा है संख्या, जनसंख्या की दृष्टि से, और उसमें संख्या बढ़ना स्वाभाविक है। जब बेरोजगारी की, किसी भी पढ़े लिखों की संख्या भी ज़्यादा होगी, बेरोजगारों की भी होगी, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के जो आपने 10वें नंबर पर बताया, वो हमारे लिए चिंता का विषय हो सकता है भी, लेकिन जो पहले कभी पिछले पायदान पर रहा हो, जी, बहुत निचले पायदान पर, वही मैंने कहा कि आधा गिलास खाली है, आधा भरा हुआ है। पहले खाली थी गिलास, आधा भर गया। दो सोच है, एक सकारात्मक सोच कि भर गया आधा गिलास, आधा और भरना चाहिए, एक नकारात्मक, अरे आधा खाली है, आधा खाली है, आधा खाली है, यही कहते रहना। तो उत्तर प्रदेश ने अचीव किया है। और जैसे भारत की आर्थिक स्थिति, हाँ, पहले 12वें 11वें नंबर पर हुआ करता था, मोदी जी के राज में 5वें नंबर पे आ गया। अब कोई प्रश्न करे 5वें पे क्यों नहीं है, पहले पे क्यों नहीं है? 5वें नंबर पे आया, तीसरे को ले जाने की संकल्प है, और मेरा नेता जो विज़न बनाता है उसको मिशन बना लेता है और उस पर पैशन कर से लगता है, यह मेरा नेता है। बहुत ही खूबसूरत बात। थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। चलिए, ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन कॉन्सेप्ट ही समझना है तो आपसे एक और एक कॉन्सेप्ट मैं समझना चाहता हूँ। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, आप अक्सर मंचों से कहते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हम बना रहे हैं, है क्या ये चीज़? और इस कॉन्सेप्ट को आप कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसका क्रियान्वयन कैसे होगा, ये भी बताइएगा थोड़ा। देखिए, ऐसा है कि कई चीज़ें, हर चीज़ मैं नहीं जानता, हाँ, हर चीज़ आप नहीं जानते, हर चीज़ सामने बैठे लोग नहीं जानते। निश्चित। कुछ इनके दिमाग में कॉन्सेप्ट होते हैं और यही कॉन्सेप्ट नए इन्वेंशन करते हैं, यही कॉन्सेप्ट्स नए डिस्कवरी करते हैं। हाइपोथेसिस भी एक
शब्द सुना होगा आपने जी। कि विज्ञान में उसने हाइपोथेसिस की और उस पर जब वर्क किया तो हाइपोथेसिस सही निकली और उस पर एस्टेब्लिश हुआ, प्रिंसिपल बना। जी। तो ऐसी न जाने कितनी चीज़ें हैं जो कि हर एक नहीं जानता, कुछ कुछ जानता कुछ। तो ये जो एक्सीलेंस है अपने आर्टिफिशियल एक्सीलेंस इंटेलिजेंस, इसमें ये सब तकनीक के माध्यम से एक जगह आ जाती हैं या हाइपोथेसिस है वो आ जाती हैं, उस पर वर्कआउट होता है, कुछ सही निकलते हैं कुछ। तो इस पर वर्कआउट कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। अभी आप ये भी चलता है देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, हाँ, वकील साहब क्या कर रहे हैं अब, जो उन्हें अपना वो प्लांट तैयार करना है, तो जो उसने बताया आपके क्लाइंट ने, वो उसमें डाल दिया, प्लांट तैयार होके आ गया। दिस इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उससे ज्ञान बढ़ता है, 4 चीज़ें जो नहीं मालूम पड़ती वह भी याद जानकारी मिल जाती है। बहुत अच्छी बात। अगर आप लोगों के सरोकार की बात हो रही हो तो तालियों की गड़गड़ाहट लगातार जारी रहनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा की बात हो रही है और सारे छात्र यहाँ पर बैठे हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आप एजुकेशन हब की भी बात कर रहे थे, साथ ही साथ आप अर्थव्यवस्था की भी बात कर रहे थे। एजुकेशन हब भी बनने जा रहा है, उस पर बात करेंगे। लेकिन ये जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बार बार गूंजता है मंचों से, और ख़ासतौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, आप क्या कर रहे हैं उसके लिए? आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है उसके लिए? कुछ कर रहे हैं अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए? आपने भी थोड़ी देर पहले कहा ना कि 5वें से तीसरे पर क्यों नहीं, पहले पर क्यों नहीं, तो क्यों नहीं बताइए। ऐसा है कि पहले क्या था उत्तर प्रदेश में, अब क्या है, ये जानना जरूरी है इसके लिए। जी। और जो आपने प्रश्न किया कि क्या कर रहे हैं हम, पहले पूरे प्रदेश में देखिए, सोचिए जरा, इस बात पर चिंतन होना चाहिए। जी। हवा में कुछ लोग चिंतन करते हैं, खासतौर से मैं यहाँ के युवा वर्ग को कहना चाहूँगा। अभी काशी गया था, मैंने युवा वर्ग को बहुत झकझोरा था। वही मैं बात करना चाह रहा हूँ कि भाई कैसे पहले क्या था। हिंदुस्तान की आज़ादी को 70 साल के लगभग होने आए। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 6 कमिश्नरी ऐसी थी जहाँ पर एक भी सरकारी विश्वविद्यालय नहीं था, एक भी सरकारी विश्वविद्यालय। इतना जो पढ़ाई मानव जीवन की पहली आवश्यकता है वह नहीं थी। तो क्या हुआ, योगी जी ने संकल्प लिया, आज 6 जो रह गई थी कमिश्नरी, वहाँ पर सरकारी विश्वविद्यालय एस्टेब्लिश हो गए, या तो निर्माणाधीन है, 3 में अध्ययन शुरू हो गया और 3 निर्माणाधीन है, शुरू हो जाएगा। ये विदिन 2 ईयर्स हुआ ये काम इस संकल्प के। ऐसे ही निजी विश्वविद्यालय, आज लगभग 15 निजी विश्वविद्यालयों को LOP यानी संचालन की मान्यता मिल चुकी, और 5 को इस 2 दिन बाद मिलने जा रही है। 10 उस लाइन में खड़े हैं। अब इतने सारे जब विश्वविद्यालय आ रहे हैं और एक से ख्याति प्राप्त, उत्तर प्रदेश का पहले जो वातावरण था, निवेशक आता नहीं था, हिम्मत नहीं जुटाता था। मैं कुछ विश्वविद्यालयों को नाम लेना चाहता हूं, लेकिन कोई ब्रांड एम्बेसडर ना मान ले मेरा उनको, इसलिए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय, उनके संचालकों से जब मेरा संपर्क हुआ तो उन्होंने कहा अब उत्तर प्रदेश का वातावरण है, हम निवेश कर सकते हैं। और अभी हाल में ही, मुश्किल से 1 महीना पहले, जो अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में हिंदुस्तान का विश्वविद्यालय है, वो विश्वविद्यालय चालू हो चुका। ऐसे कई विश्वविद्यालय हैं जो ख्याति प्राप्त हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, वो चालू हो चुके। जब ये आए हैं यहाँ पर तो निवेश किया है इन्होंने। एक विश्वविद्यालय खोलने के लिए मिनिमम 600-700 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होता है। इनको बुलाया, इनसे बातचीत की, प्रमोट किया इनको और मोटिवेट किया, तो ये खुल रहे हैं, ये भी निवेश है। महाविद्यालय कुछ अच्छे अच्छे आ रहे हैं, तो ये भी निवेश है। तो इस तरह से हमारा डिपार्टमेंट इस तरह से निवेशकों को प्रोत्साहित कर रहा है और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर ले जाने के लिए
अपना योगदान दे रहा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत। लेकिन ये तो क्वांटिटी की बात हो गई। अभी योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कुछ दिनों पहले कि एक मंडल एक विश्वविद्यालय का जो लक्ष्य है वो हम लेकर चल रहे हैं। हो गया वो, ठीक है, तो सरकारी अब विश्वविद्यालय। एक जिला और एक विश्वविद्यालय एक हाँ, नया लक्ष्य लिया है। लिया। पर आप क्वांटिटी बढ़ाते चले जाएंगे तो क्या क्वालिटी भी बढ़ेगी? आप कॉलेजेस तो ढेर सारे खोल देंगे, विश्वविद्यालय तो ढेर सारे खोल देंगे, पर वहां पर शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षा का स्तर बेहतर होगा या नहीं? वहां से निकलने वाले बच्चों को बाकी राज्यों में कहीं पहले की तरह हेय दृष्टि से तो नहीं देखा जाएगा? इस बात की गारंटी आप लेते हैं? हाँ, उसका सीधा सीधा फंडा है जी, कि जो आपने कहा, जब अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय आ रहे हैं, उनका एक अपना स्तर है, तो अन्य विश्वविद्यालय भी उस रेस में दौड़ेंगे, प्रतिस्पर्धा में उसमें आना पड़ेगा। सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट है, नहीं आएंगे तो समाप्त हो जाएंगे, और जब आना पड़ेगा तो अपने आप गुणवत्ता बढ़ेगी। और इसलिए जब गुणवत्ता बढ़ेगी, गुणवत्ता बढ़ रही है, ऐसी बात नहीं है, हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि वो उस कंपटीशन में जब आ रहे हैं कि अरे फलाना विश्वविद्यालय अब खुल रहा है हमारे पड़ोस में, जब ये आएगा तो सब इधर आकर्षित हो जाएंगे, तो हम उससे पहले अपने आप को एस्टेब्लिश कर लें, उस मानदंडों को, मानकों को पूरा कर लें, कर रहे हैं। दूसरा, जो आपने हर जिले की बात कही, हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जिन्होंने राजनीतिक चिंतन भारतीय जनता पार्टी का दिया है, बल्कि इस देश को दिया है, उसमें एकात्म मानववाद और अंत्योदय का कार्यक्रम जी, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की यदि संपन्नता या समृद्धि की ओर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो देश की विकास की बात करना बेमानी होगा। अब अंतिम छोर पर उच्च शिक्षा कैसे पहुंचे, इसके लिए लक्ष्य लिया है योगी जी ने कि हर जिले में एक विश्वविद्यालय हो, और वो विश्वविद्यालय अब असेवित जो जिले हैं उनमें, क्यों बिजनेसमैन थोड़ा बिजनेस की दृष्टि से भी देखता है, तो इंसेंटिव्स दे रहे हैं, एक पॉलिसी आ रही है, मुझे लगता है कि विद इन 15 डेज बन चुकी है जी, अप्रूवल भी, जहाँ जहाँ उसको जिस डिपार्टमेंट से मिलना था एक प्रोसीजर होता है, हो चुका है। अब मंत्रिमंडल परिषद में आना तय है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा विद इन ए मंथ, हो सकता है अगली मंत्रिपरिषद की बैठक में ही आ जाए। वो आएगी तो कुछ हम प्रोत्साहित करेंगे, प्रोत्साहन देंगे, कई तरह के प्रोत्साहन है उसमें, और वो लोग आकर्षित होंगे, तो निवेशक भी आएंगे और शिक्षा का क्षेत्र भी अंतिम छोर तक उच्च शिक्षा पहुंचेगी। बहुत ही खूबसूरत। आपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जिक्र किया, वो अक्सर कहते थे कि व्यष्टि से समष्टि, समष्टि से सृष्टि की ओर आगे बढ़ना चाहिए। तो आप लोग ये भी ध्यान रख रहे हैं कि निवेशकों को आकर्षित करके अर्थव्यवस्था को बूस्ट किया जाए, और इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि जो सक्षम नहीं है पढ़ने में, उसे भी पूरी तरह से अवसर मिले। लेकिन इसी के साथ सवाल यही कि क्या हर किसी को उच्च शिक्षा की दहलीज पार करने का मौका मिल पाता है? क्योंकि जो आंकड़े हैं वो तो डराते हैं। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में जितना खर्च प्राथमिक शिक्षा पे या माध्यमिक शिक्षा पे किया जाता है बजट में, उतना उच्च शिक्षा पर क्यों नहीं किया जाता? और दूसरा ये कि अगर आप लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे तो फिर उसके अकॉर्डिंगली जो वो बच्चे हैं जो उच्च शिक्षा की दहलीज को पार नहीं कर पाते, वो पार कर पाएंगे। उनको आसान, सरल और सुगम शिक्षा मुहैया कराना, इसके लिए क्या? देखिए, उच्च शिक्षा पे वही आ पाएगा जिसने माध्यमिक शिक्षा पूरी की होगी। हाँ, माध्यमिक शिक्षा पे वही आ पाएगा जिसने प्राथमिक शिक्षा पूरी की होगी जी। तो पहला ध्यान सरकार का प्राथमिक शिक्षा पर है। हर बच्चा स्कूल जाए, स्कूल चलो अभियान जो चलाते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जी, वो बहुत सफलता से चल रहा है। जहां हर गांव का बच्चा अपने निकटतम विद्यालय में जाए, पढ़ने जाए, इसकी ओर पूरा प्रयास और इन्वेस्टमेंट होता है सबसे बड़ा, इसीलिए उसका बजट भी है जी। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा की पहले क्या दुर्दशा थी, आज समय पर परीक्षाएं हो रही हैं, समय पर प्रवेश हो रहे हैं, विद इन 20 डेज वो रिजल्ट निकल गए। हम जब पढ़ते थे, हम तब तो इतनी शिक्षा बुरी नहीं थी उत्तर प्रदेश की, लेकिन उस समय भी इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं आउट होते थे। अब रिजल्ट निकलना शुरू हो गए। और उसके बाद आती है उच्च शिक्षा। तो उच्च शिक्षा में चूँकि हमें इन्वेस्टर्स मिल रहे हैं, सरकारी बजट भी खर्च हो रहा है। आज 6, मैंने बताया जैसे कि योगी जी के समय 6 सरकारी विश्वविद्यालय चालू करने की, सब में पैसा लगता है जी, तो वो भी लग रहा है, और बाकी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं तो उनका लग रहा है। थोड़ी देर पहले आप नई शिक्षा नीति की बात कर रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि नई शिक्षा नीति को समझने में शायद कहीं ना कहीं भूल हुई है,
और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि शायद उसे ठीक ढंग से समझाने में भी कहीं ना कहीं भूल हुई है। जी भारत का मंच है, भारत की बात हो रही है। नई शिक्षा नीति का कॉन्सेप्ट अगर आप इन छात्रों को समझा पाएं कि ये कैसे अलग है, क्या अलग है, किस तरह से ये रोजगार उन्मुखी शिक्षा, संस्कृति युक्त शिक्षा, तकनीकी युक्त शिक्षा इन लोगों को दे सकता है, अगर आप इस मंच से समझा सकें। पहले मैं नई शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी, हाँ इस पर जरा जवाब आपने प्रश्न किया है। जी। पहले की शिक्षा पद्धति जो एजुकेशन सिस्टम था, लॉर्ड मैकाले का दिया हुआ था इस देश में, और देश की आज़ादी को 65-70 साल से ज़्यादा हो गए, वही सिस्टम चलता रहा। उसके मूल में क्या था, एक वाक्य का मूल था उसका। जब लॉर्ड मैकाले अपने इंग्लैंड वापस गया, हाँ। उसके पिता ने पूछा तुम क्या दे के आए हिंदुस्तान को, तो बोला मैं वो शिक्षा दे के आ रहा हूँ जो काले अंग्रेज पैदा करेगी। बस काले अंग्रेज कैसे पैदा हो, उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द पाठ्यक्रम और कार्यक्रम बनते थे। अब हमने जो नई शिक्षा नीति दी, उसके मूल में जैसे बताया कि शिक्षा को संस्कार से जोड़ना, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना, शिक्षा को तकनीक से जोड़ना, जी। ये न्यूक्लियस है हमारा। इनके सरकमफ्रेंस में हमारे पाठ्यक्रम बनेंगे, कार्यक्रम बनेंगे। अब पाठ्यक्रम और कार्यक्रम कैसे बन रहे हैं, ये सब परिवर्तन हो रहा है। अब इतने दिनों की 70 सालों की तो हिंदुस्तान की आज़ादी, और उससे पहले लॉर्ड मैकाले जब आया, तब से सड़ी गली शिक्षा व्यवस्था को बदलना। अब रही समझने की बात, ये बात सही है। कल भी एक हमारे एजुकेशनिस्ट मुझसे मिलने आए थे रात में, जब मैं यहाँ आया जी। तो मुझसे बोले कि कई लोग तो अभी नई एजुकेशन नीति समझते ही नहीं। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जीएसटी आया था, हाँ। जीएसटी के कुछ एक्सपर्ट्स दिल्ली से आए थे लखनऊ, विधायकों को समझाने के लिए कि व्हाट इज़ जीएसटी। तो हम समझ रहे थे उसको, हम लोग भी उस क्लासरूम में बैठे स्टूडेंट की तरह। जो समझाने आए थे तो कुछ क्वेरी हमारे दिमाग में आई कई विधायकों के। उन्होंने पूछा ये आएगा तो ये कैसे होगा, तो बोले देखिए जितना हमको आता है उतना बता पा रहे हैं, हमको भी इससे ज़्यादा नहीं आता, क्योंकि अभी हम भी नहीं समझे पूरी तरीके से। तो ऐसे ही एनईपी को समझने के लिए जब समझेंगे तब लगेगा, लेकिन परिवर्तन आ रहा है। देखिए अब क्या है कि शिक्षा को संस्कार से जोड़ने की तो मैंने बता दी कि कौन से पाठ्यक्रम लाए जाएंगे, कौन से कार्यक्रम लाए जाएंगे। तकनीक से जोड़ने वाली बता दी सबको। अब मैं आपको संख्या बताऊं कि तकनीक से जोड़ने के लिए कि कैसे कैसे कितना परिवर्तन हुआ है। आज 138 महाविद्यालय डिग्री कॉलेजेस में ई लर्निंग पार्क बन चुका है। बेहतरीन। 146 स्मार्ट में महाविद्यालय में स्मार्ट क्लास बन चुकी है। 133 में प्री लोडेड टैबलेट पहुंच चुके हैं। 119 डिग्री कॉलेजेस में ई लाइब्रेरी शुरू हो चुकी है। तो ये तकनीक से जोड़ा जा रहा है और अभी इसमें प्रगति जारी है। हर साल इसमें कुछ ना कुछ प्रगति होती है। तो जब तकनीक से ये जोड़ रहे हैं हम, और तकनीक से जुड़ेगा तो कर लो दुनिया मुट्ठी में, यानी पूरी शिक्षा व्यवस्था को भी समझने के लिए आएगी। और रोजगार से जोड़ना, तो आज की जब हमने इतनी सारी यूनिवर्सिटी खोली है, तो कहीं चपरासी से लेकर उसका कुलाधिपति तक बना होगा, तो रोजगार का अवसर मिला उनको। और जब उससे निकलेंगे छात्र, बल्कि जो एक प्रत्यक्ष रोजगार, एक अप्रत्यक्ष रोजगार, उस विश्वविद्यालय तक आने के लिए रिक्शे वाला, तांगे वाला, चाय वाला, पकौड़ी वाला, इन सबको रोजगार मिलता है। विश्वविद्यालय के बहाने पर चाय वाले खोल लेते हैं, कैंटीन वाले, तो इन सबको रोजगार मिलता है। तो रोजगार के अवसर मिलते हैं। और फिर जब कोई उसमें रोजगार परक शिक्षा भी दी जा रही है, कि मैं पढ़ रहा हूँ बीए, लेकिन साथ में मुझे एक डिप्लोमा प्लम्बर का करना है। जैसे कहीं नौकरी नहीं मिली तो प्लम्बर का काम कर सकता हूँ मैं। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता जी। लोग अर्थ का अनर्थ करें अलग बात है। मैकडोनाल्ड, जब उन्होंने कहा मोदी जी ने कि पकौड़े वाले बनाने वाला भी एक ब्रांड बन सकता है, तो उसका ही मजाक उड़ाने लगे लोग कि साहब ये क्या बात करते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती। फर्श से अर्श तक जाया जा सकता है।
ग्राउंड से ग्लोबल बन सकते हैं हम लोग। राष्ट्र निर्माण सर्वोपरि है और उसके लिए युवाओं की भूमिका, महिलाओं की भूमिका उससे भी ज्यादा जरूरी है। भारत की बात में जब आज हम मानव कल्याण की बात कर रहे हैं, युवा कल्याण की बात कर रहे हैं, स्त्री कल्याण की बात कर रहे हैं, तो फिर आपसे बेहतर और कोई हो नहीं सकता था इस मंच के लिए। शिक्षा पर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।